हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने प्रैक्टिस पेपर्स बनाए हैं उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन ए है। इस सेक्शन में 14 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। क्वेश्चन 10 शुरू के जो 10 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 to 10, वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं। और 11 to 14 क्वेश्चंस असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यूज हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर वेयर मीडियम इज एयर। हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी अफेक्टेड इफ द एयर इन द स्फेयर इज रिप्लेस्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब एक हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, एक स्फेयर है, ठीक है, और उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे। ऐसा एक स्फेयर के अंदर सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो अब बोल रहा है कि इसके अंदर अभी हवा भरी हुई है, हवा है। तो बोलता है कि इसके अगर हम इस हवा को निकाल के इसके अंदर कोई मीडियम भर दें, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें डाल दें, तो क्या होगा, मतलब फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जब इसके अंदर स्फेयर के अंदर हवा थी, एयर थी, तो फ्लक्स क्या था, ऐसे लिख सकते हैं व्हेन मीडियम इज एयर, तो जो फ्लक्स होगा φ1 बोल देते हैं उसको, वो क्या होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये तो हमें पता है गॉस लॉ से। गॉस लॉ ये बोलता है कि जो भी फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, वो होगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इन एयर, हवा में। अब अगर हमने ये स्फेयर के अंदर हवा निकाल के कोई दूसरा एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तब क्या होगा, व्हेन मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक। अगर हमने किसी डाइलेक्ट्रिक को स्फेयर के अंदर भर दिया, तब फ्लक्स क्या होगा, तब फ्लक्स φ2 बोल देंगे, वो हो जाएगा Q अपॉन टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो अभी भी Q है, स्फेयर के अंदर जो टोटल चार्ज है वो तो Q ही रहेगा, ठीक है, वो तो Q रहेगा। लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ एक हो जाएगा एप्सिलॉन R भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब हवा थी तब तो यहाँ पे हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लो, या फिर ये रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है हवा की, वो ऑलमोस्ट 1 होती है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने हवा निकाल के कोई मीडियम डाल दिया, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक एप्सिलॉन आर भी आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। एप्सिलॉन आर ये बोल सकते हैं इज अप्रॉक्सीमेटली 1 फॉर एयर, और एप्सिलॉन आर जो होता है ना इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए तो 1 होता है, लेकिन एयर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन फॉर अदर मीडियम्स एप्सिलॉन आर इज मोर देन 1 फॉर डाइलेक्ट्रिक। तो यहां पे इसीलिए ये एप्सिलॉन नॉट के साथ 1 आया है, एप्सिलॉन आर कुछ नहीं आएगा। जब एयर में रखा जाएगा तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन किसी मीडियम में, अगर हमने यहाँ पे मीडियम भर दिया, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। ये होता क्या है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है, इस सरफेस के ऊपर चेंज हो जाएगी, क्योंकि मीडियम आ गया। मीडियम क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। तो कम कर देगा, तो फिर हमें पता है कि एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, देखो, E डॉट डी ए। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो जाएगी तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से फ्लक्स भी कम हो जाएगा जब हम एयर को हटा के किसी मीडियम को डाल देंगे। तो इसमें लिख सकते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स will decrease after
पुटिंग डाइलेक्ट्रिक इन द स्फीयर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है गिव द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप बतानी है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं। ऐसे समझ लो ये पैरेलल है, ठीक है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है पैरेलल टू ईच अदर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमको बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे। अब देखो हमको ये पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, एक प्रॉपर्टी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होते हैं। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा 3D में बना लेते हैं इसको पहले, ताकि 3D में हमको थोड़ा सा फील आ जाए। ये लो ऐसे, ठीक है, ये बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है पैरेलल, तो अब ये कैसा होगा सरफेस, ऐसा होगा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये कैसा हो जाएगा, प्लेनर सरफेस, क्योंकि एक ही सरफेस हो सकता है ऐसा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। तो वो ये तो प्लेनर सरफेस हो जाएगा। एक दो सरफेस और बना लेते हैं दूसरे कलर से। ये देखो ऐसे ही, ऐसे हो जाएंगे। एक सरफेस है, दूसरा एक और सरफेस बना लेते हैं। ये लो, ठीक है। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर प्लेनर। और ये डायग्राम बना के हम ऐसे शो भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल हैं, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, तो इसके परपेंडिकुलर एक ही सरफेस बन सकता है जो कि प्लेनर है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ बल्ब इज रेटेड एज 220 वोल्ट स्लैश 100 वॉट। मतलब एक बल्ब है जो कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वॉट भी लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट के से जोड़ दोगे, अगर आपने 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो जो भी इसमें से पावर डिसिपेट होगी, पावर निकलेगी, वो 100 वॉट होगी। ये मतलब होता है इसका। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। व्हाट विल बी द पावर डिसिपेशन इफ द बल्ब इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। मतलब अगर इसी बल्ब को हमने 100 वोल्ट 100 नहीं 110 वोल्ट से अगर जोड़ दिया, तो इसमें से कितनी पावर डिसिपेशन होगा वो हमको बताना है। तो ठीक है, देखो इस केस में पहले जब हमने 220 वोल्ट से अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें से 100 वाट की पावर निकलेगी। तो इसमें बोल सकते हैं, देखो हमें पावर थ्रू अ रजिस्टर, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, V²/R, यही होता है। ठीक है, अब आज जो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब है वो तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो यहां पे जब हम 220 वोल्ट लगाएंगे तो पावर कितनी होगी, 100 वॉट। तो यहां पे लिख सकते हैं 100 इक्वल टू 220 का स्क्वायर अपॉन R। ठीक, अब अगर हम यहां पे 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें सेम बल्ब को, तो कितनी पावर डिसिपेट होगी वो बतानी है। तो उसको मान लेते हैं P1।
P1 इज द पावर जो भी डिसिपेट होगी अगर हम 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे सेम बल्ब को। फॉर्मूला वही लगाना है, V²/R। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को, ये V² के कितना है, V की वैल्यू है 110, इसका स्क्वायर अपॉन R। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100/P1 इक्वल टू 220 का स्क्वायर अपॉन R, फिर डिवाइडेड बाय 110 का स्क्वायर अपॉन R। R तो कट गया, ठीक है, और 110 इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 अपॉन, इसको अब सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 100/P1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो P1 की वैल्यू आ गई 100/4, मतलब 25 वॉट। तो अगर हमने इसी बल्ब को 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया तो इसमें से जो पावर निकलेगी वो 25 वॉट होगी। ठीक है, तो यही बताना था और ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि गिव 2 एग्जांपल्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर। हमें 2 एग्जांपल बताने हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर हो। तो देखो, एक एग्जांपल तो ये हो सकता है कि एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर, उसके अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, वो सर्कुलर ही होती हैं। ठीक है, ऐसे 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 सर्कुलर 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 होती हैं इसके अराउंड। इनफाइनाइट लाइन जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है कुछ, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होती हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ऐसे यहाँ पे भी होंगी, नीचे भी होंगी, अलग कलर से थोड़ा बना लेते हैं इसको, यहाँ पे भी होंगी ऐसे। ठीक है, सॉरी ये नहीं बनाना था, ये ऐसा नहीं होता, जो भी है मतलब ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा बना लेते हैं। तो ऐसी सर्कुलर होंगी, इसमें ये बना भी सकते हैं ऐसे, तो ये ऐसे शो भी कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सर्कुलर नेचर की हैं, यहाँ पे भी शो कर देते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं हम। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर हो गई, एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि टॉरॉयड, आइडियल टॉरॉयड। टॉरॉयड क्या होता है, जो सोलेनॉइड होता है ना, ऐसा कुछ, ये सोलेनॉइड होता है, इसी के दोनों एंड को ऐसे घुमा के जोड़ दो तो टायर जैसा कुछ बन जाता है, तो उसको टॉरॉयड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे हैं, ये सोलेनॉइड ही है एक तरीके का, लेकिन उस सोलेनॉइड को आपने घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया कि वो पूरा एक टायर की शेप का बन गया। जैसे मान लो कि आपके पास लंबी सी स्प्रिंग है और दोनों स्प्रिंग के दोनों एंड को आपने जोड़ दिया तो टॉरॉयड बन जाता है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी सर्कुलर होती है, क्योंकि ये भी सर्कुलर ही तो है। ठीक है, तो ऐसे 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 होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे बना लो। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल हो गए, तो इसमें हम लिख लेंगे, पहला एग्जांपल तो है करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। दूसरा एग्जांपल ये हो जाएगा टॉरॉयड का, टॉरॉयड। ठीक है, सोलेनॉइड की तरह ही है ये, बस सोलेनॉइड सीधा होता है और टॉरॉयड जो है वो सर्कुलर शेप का होता है। ठीक, तो ये हमने कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर पावर डिसिपेशन थ्रू एन एसी सर्किट टू बी मैक्सिमम। मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी जिससे कि पावर डिसिपेशन एसी सर्किट में मैक्सिमम हो।
अब देखो पावर मैक्सिमम होने के लिए पावर क्या होता है, पावर होता है एसी सर्किट के अंदर IRMS स्क्वायर इंटू जेड, ठीक है, ये होता है, सॉरी जेड नहीं आर होता है, आर, क्योंकि पावर जो है वो तो सिर्फ रेजिस्टेंस से ही निकलेगी, ठीक है, बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर से कोई भी पावर डिसिपेशन नहीं होता, तो जो भी पावर डिसिपेशन होता है वो रेजिस्टेंस से ही होता है, तो पावर जो भी होगा वो IRMS स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। अब हमें ये बोला गया है कि पावर डिसिपेशन को मैक्सिमम करना है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको मैक्सिमम करने के लिए आर तो कांस्टेंट रहेगा हमारा, मतलब पावर को मैक्सिमम करने के लिए IRMS मैक्सिमम होना चाहिए, IRMS मस्ट बी मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, ठीक है। तो IRMS मैक्सिमम कब होगा, जब इंपिडेंस, अब देखो ये VRMS क्या होता है IRMS इंटू जेड, तो IRMS ऐसे बोल सकते हैं VRMS अपॉन जेड, ठीक है। तो जेड क्या होना चाहिए, IRMS मैक्सिमम करने के लिए जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम, जेड मस्ट बी मिनिमम, ठीक है। अब जेड मिनिमम होने के लिए, जेड मिनिमम कब हो सकता है, जेड होता क्या है, जेड होता है इंपिडेंस, ये क्या होता है आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। अब ये Z मिनिमम होने के लिए XL और XC क्या होने चाहिए बराबर, XL शुड बी इक्वल टू XC, अगर हमको Z मिनिमम करना है तो Z मिनिमम हो जाएगा, और Z मिनिमम कितना हो सकता है, Z मिनिमम कितना हो सकता है, R के बराबर ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता, Z की मिनिमम वैल्यू R ही हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादा देखो कम से कम कितनी हो सकती है, जब ये जीरो हो जाएगा तभी तो हो सकती है, जब ये XL माइनस XC जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ R स्क्वायर, तो Z की मिनिमम वैल्यू R से कम नहीं हो सकती, R ही हो सकती है मिनिमम, ठीक है। और हमें पता है कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है cos फाई इक्वल टू R बाय Z। अब जब ये R और Z बराबर हो जाएंगे, बराबर ही हो गए ना, क्योंकि हमको IRMS मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करने के लिए Z मिनिमम करना है, Z मिनिमम कितना हो सकता है R के बराबर, तो यहां पे जब Z R के बराबर हो जाएगा तो cos फाई हो जाएगा हमारा 1, तो यही होता है हमारा पावर फैक्टर, ठीक है। तो cos फाई पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होनी चाहिए अगर हमको पावर डिसिपेशन मैक्सिमम करना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमको वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन बतानी है, अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, मतलब ऐसे समझ लो कि एक्स एक्सिस मान लेते हैं ये, तो इस तरफ दे रखी है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और नेगेटिव वाई एक्सिस कहाँ पर है, नीचे होता है, तो इधर दे रखा है हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया नीचे, तो ये इधर ऐसे ले लेते हैं, ये एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं, और ऊपर हो जाएगा मतलब बाहर की तरफ हो जाएगा हमारा जेड, ठीक है। अब ऐसी बात है कि ये हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, मतलब अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखी हैं तो वेव किस डायरेक्शन में जाएगी। हमें पता है कि वेव प्रोपगेट्स, ये हम पढ़ चुके हैं, वेव प्रोपगेट्स along
along the direction of E क्रॉस B, मतलब जिस तरफ E क्रॉस B आएगा उसी तरफ वेव जाएगी। अब E क्रॉस B कैसे निकालेंगे? E क्रॉस B हमको पता है, A क्रॉस B मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कहाँ आती है? वो तो परपेंडिकुलर ही आती है दोनों वेक्टर्स के। जैसे मान लो कि अगर ये आपको दे रखा है ए वेक्टर और ये दे रखा है आपको बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो आएगा बाहर की तरफ, ए बाहर की तरफ आएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। और बी क्रॉस ए आएगा अंदर की तरफ, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ आएगा, बी क्रॉस ए। ये वेक्टर्स के थोड़े बेसिक्स हैं, आपको पता होने चाहिए। तो यही चीज हम इसमें लगा लेंगे। तो ई क्रॉस बी किधर आएगा? ई क्रॉस बी आएगा अंदर की तरफ, अंदर ई क्रॉस बी। तो डायरेक्शन ऑफ जो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट करेगी, जिस डायरेक्शन में वेव चलेगी, वो आएगा अंदर की तरफ। और अंदर क्या है? अब यहां पे देखो एक्स इधर है, वाई ऊपर है, जेड है बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ हो जाएगा माइनस जेड, यही है ना, नेगेटिव जेड। तो हमारी अंदर, सॉरी, बाहर है z तो अंदर है माइनस z, यही होगा। तो ऐसे बोलेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B, हेंस वेव प्रोपगेट्स अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन या नेगेटिव z एक्सिस, ठीक है। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि E क्रॉस B की डायरेक्शन में ही वेव चलती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 7th देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ बाय कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ f विद इट्स सरफेसेस हैव इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। Now the lens is cut into two identical plano-convex lenses. What is the focal length of one of the plano-convex lenses? मतलब ये हुआ कि एक हमें दे रखा है ऐसा कुछ बाइकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ f दी हुई है, इसकी फोकल लेंथ f है। अब क्या किया, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बराबर है, r ले लो, r, और ये भी r, इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कर्वेचर भी बराबर दे रखे हैं। अब बोल रहा है कि इस लेंस को काट दिया, ऐसा दो आइडेंटिकल टुकड़े, दो आइडेंटिकल पार्ट्स बना दिए, इसके काट दिया तो बीच में से, और टू आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिए। मतलब ऐसा हो गया, ऐसा काटते बीच में से, यहां से ऐसे काट दिया, ये लो, ये बीच में से ऐसे काट देंगे तो एक पार्ट ऐसा हो जाएगा, दूसरा पार्ट ऐसा हो जाएगा, यही है ना। हाँ, तो अब वो पूछ रहा है कि एक पार्ट की व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट पकड़ लो तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। पहले इसका देख लेते हैं, इस पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसमें बोलता है कि 1/f, इसकी फोकल लेंथ तो पता है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या बोलता है, 1/f इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं n, ठीक है। बाहर तो चलो एयर है, यहां पे एयर मान लेते हैं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें पता है 1 होता है। तो यहां पे n-1 इंटू 1/r माइनस 1/-r, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब यहां से मानेंगे कि लाइट ऐसे आ रही है, तो इस वाले सरफेस का जो रेडियस है वो पॉजिटिव लेंगे, वो आ गया ये पॉजिटिव r, और ये वाला सरफेस का रेडियस लेंगे -r, क्योंकि वो पीछे की तरफ है, ठीक है। ये थोड़ा साइन कन्वेंशन है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा इधर, कितना हो जाएगा ये, 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 2/r, ठीक। अब क्या है, अब इस पे आ जाते हैं, यहां पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही होगा, n, तो इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं f1, ठीक, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो n ही है, तो n-1 इंटू
क्या हो जाएगा, इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो 1/r पॉजिटिव है तो इस साइड है, लाइट इधर से आ रही है मान लेते हैं, माइनस 1/, ये प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस का हमको पता है रेडियस कितना होता है, इन्फानाइट, तो यहाँ पे इन्फानाइट डाल देंगे, ठीक है। और 1/∞ तो 0 होता है, तो ये 1/f1 आ गया इक्वल टू n-1/r, ये आ गया ना। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 1/f/1/f1 इक्वल टू, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये ऐसे कर लिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 इंटू 2/r अपॉन n-1/r। देखो r तो कट गया, n-1 भी कट गया, क्या बचा, 2 बच गया, और ये आ जाएगा f1/f इक्वल टू 2, तो f1 की वैल्यू आ गई 2f, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जो फोकल लेंथ होगी एक पार्ट की वो डबल होगी किसके, जो हमारा ओरिजिनल लेंस था बाइकॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द स्लिट्स आर आई एंड 4i, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट की इंटेंसिटी दे रखी है, एक स्लिट की इंटेंसिटी है i और दूसरी स्लिट की इंटेंसिटी है 4i। तो पूछ रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा मतलब यहां पे कितनी इंटेंसिटी होगी सेंटर पे। तो देखो हमें पता है कि सेंटर पे एक फॉर्मूला है हमारे पास इंटेंसिटी निकालने का, जब दो वेव आती हैं विद डिफरेंट इंटेंसिटीज, तो एक पॉइंट पे टकराती है तो वहां पे कुछ इंटेंसिटी बनती है। तो ये यहां से जो वेव निकलेगी और यहां दोनों जगह से वेव, दोनों स्लिट से जो वेव निकलेगी वो यहां पे टकराएगी सेंटर पे, तो इंटेंसिटी क्या होगी, आई नेट ले लेते हैं इक्वल टू आई प्लस, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये तो दोनों सोर्सेस की, जो ये दोनों सोर्सेस है ना स्लिट्स, इनकी इंटेंसिटी है I1 I2, और डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, जो यहां से वेव निकली, यहां पहुंचेगी वेव यहां से, और यहां से भी वेव सेंटर पे पहुंचेगी। तो देखो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस तो 0 है, क्योंकि जितना ये वेव चली इधर यहां तक उतना ही ये वेव चलेगी, जितना ये चलेगी, जितना डिस्टेंस ये वेव चली उतना ही डिस्टेंस ये वेव चलेगी सेंटर तक, तो पाथ डिफरेंस तो 0 हो गया। तो फेज डिफरेंस क्या होता है हमारा, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो जब डेल्टा एक्स ही 0 है तो डेल्टा फाई भी 0 हो जाएगा ना, तो यहां पे हम डेल्टा फाई 0 रख देंगे, तो आई नेट आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला सीधा याद है तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन मैं तो आपको समझा रहा हूं ना कि क्यों डेल्टा एक्स 0 है, क्यों डेल्टा फाई 0 है, और उसको यहां पे रख देंगे तो क्या होगा फिर। I1 की वैल्यू कितनी आई प्लस I2 की कितनी है 4i प्लस 2 रूट I1 रूट आई हो गया, और ये रूट 4i हो गया, और कॉस 0 हो गया। तो अब ये कर लेते हैं, आई नेट हो जाएगा 5i प्लस ये कितना हो जाएगा 2i रूट आई इंटू रूट आई, और तो 4 रूट 4 क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट आई इंटू 2 रूट आई, और कॉस 0 तो 1 है, ये कितना हो गया 5i प्लस रूट आई इंटू रूट आई कितना होता है, ये होता है i, और ये 2 इंटू 2 4 हो गया तो 4i, ये आई नेट हो गया, तो कितना आ गया 9i। तो सेंट्रल मैक्सिमा, सेंटर पे जो इंटेंसिटी होगी वो होगी 9i, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है 2 फोटो सेंसिटिव सर्फेसेस A एंड B बोथ आर एक्सपोज टू लाइट ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब 2 सरफेस है हमारे पास, ले लेते हैं इसको A ऐसे ले लेते हैं और B, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, लाइट में रख दिया,
मतलब लाइट गिरा दी इसके ऊपर, दोनों के ऊपर, और दोनों की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, ठीक है, तो न्यू ले लेते हैं, इसमें भी फ्रीक्वेंसी जो गिर रही है वो उसमें भी न्यू ले लेते हैं, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराइए दोनों के ऊपर। अब बोल रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब फाई नॉट ए जो वर्क फंक्शन है ए का, और ये ले लेते हैं फाई नॉट बी, फाई नॉट ए इज मोर देन फाई नॉट बी, ऐसे बोल रहा है, ठीक। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम बोथ द सरफेस, दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक। तो बोल रहा है, पूछ रहा है विच सरफेस विल हैव मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस सरफेस का ज्यादा होगा। तो ठीक है, देखो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, जो कि बोलता है कि एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम ऐसे लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट। अब ये वी नॉट क्या है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि हमें पता है कि हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इस टर्म्स में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इंटू वी नॉट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे न्यू तो चलो दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो ये एच न्यू तो कांस्टेंट हो गया, तो ई वी नॉट ऐसे लिख लेते हैं, एच न्यू माइनस फाई नॉट इक्वल टू ई वी नॉट। अब एच न्यू दोनों के लिए कांस्टेंट है, ये तो चलो ठीक है, ये तो सेम है दोनों सरफेस के लिए। अब फाई नॉट ये ए क्या ज्यादा है, अब फाई नॉट अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, एच न्यू माइनस फाई नॉट की वैल्यू पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। फाई नॉट अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू कम हो गई तो वी नॉट भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर ए का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए विल बी लेस देन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ बी, क्योंकि वर्क फंक्शन अगर ज्यादा हो गया तो ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, एच न्यू माइनस फाई नॉट ये पूरा कम हो जाएगा, ये कम हो गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, इसमें पूछा है विच सरफेस विल हैव मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हम बोल सकते हैं कि सरफेस बी विल हैव मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है व्हाई डज प्योर सिलिकॉन एक्ट एज एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन, मतलब 0 केल्विन पे प्योर सिलिकॉन इंसुलेटर की तरह एक्ट क्यों करता है, ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखो ऐसा है, 0 केल्विन पे होता क्या है, सिलिकॉन कैसे ऐसे बॉन्ड बनाता है, एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से जुड़ा होता है, और हम मतलब हर सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से जुड़ा होगा, ऐसे ऐसे करके ये, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा क्रिस्टल बन जाएगा, ये बना लेते हैं। तो ऐसे ये फैलता जाएगा, आगे भी ये बनते जाएंगे, इधर इधर इधर, वो इतना पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ठीक है। अब देखो मान लो कि 0 केल्विन पे होता क्या है, ये सिलिकॉन अपने ये 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है बॉन्ड बना के, ठीक है, और एक मतलब कोई भी ऐसा बॉन्ड टूट नहीं सकता। क्यों नहीं टूट सकता, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम है, 0 केल्विन पे कुछ टूट ही नहीं सकता थर्मली, इनकी एनर्जी काफी कम है, इनकी जो बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी बहुत कम है, बॉन्ड तोड़ने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये बॉन्ड टूटना शुरू होंगे,
लेकिन जब ये टेम्परेचर 0 केल्विन है तो यहाँ पे तो कोई बॉन्ड टूटने की कोई संभावना नहीं होती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे बोल सकते हैं एट 0 केल्विन all the electrons are in the bonds are stable and no bond is broken, hence no electron is free for conduction। जब 0 केल्विन पे कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो कंडक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन, सो प्योर सिलिकॉन acts as an insulator at 0 केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं सेक्शन ए के। अब सेक्शन ए के 4 और क्वेश्चंस हैं जिसमें असर्शन रीजनिंग है। तो इसमें एक असर्शन होगा और दूसरा उसका रीज़न होगा और हमें चूज़ करना है ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू ये जो भी हमको दे रखा है। मतलब ए ऑप्शन हम चूज़ करेंगे अगर बोथ असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और आर जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो हम ए चूज़ कर लेंगे। अगर असर्शन और रीज़न सही हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही नहीं है, तो हम बी चूज़ करेंगे। और अगर असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है तो हम सी चूज़ करेंगे। और असर्शन गलत है और रीज़न भी गलत है तो हम डी चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमको करना है। तो चलो शुरू करते हैं। 11 देखते हैं। ये असर्शन इसमें बोल रहा है कि एट रेजोनेंस द करंट इन एन एसी सर्किट इज मैक्सिमम। मतलब रेजोनेंस पे जो करंट होगा एसी सर्किट में वो मैक्सिमम होगा। तो देख लेते हैं इसको। अब देखो एट रेजोनेंस पे होता क्या है। रेजोनेंस पे जो एक्सएल है वो एक्सी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा जेड है इम्पीडेंस वो क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए तो जेड की वैल्यू तो आर के बराबर ही हो गई ना। तो रेजोनेंस पे जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर ही हो जाता है। तो ये यही बोलना चाह रहा है कि अब देखो जेड आर के बराबर हो गया तो ये तो मिनिमम हो गया ना जेड, क्योंकि जेड अभी हमने पढ़ा था कि जेड आर में मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कितनी हो सकती है, ये आर से कम तो नहीं हो सकती ना, आर ही हो सकती है। तो जेड मिनिमम कितना हो सकता है, आर के बराबर। जब इंपिडेंस मिनिमम हो गया, इंपिडेंस इज मिनिमम, करंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होने का रीजन ये है कि जो इंपिडेंस होता है वो मिनिमम हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें रीजन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। एट रेजोनेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज जीरो। देखो ये भी सही है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है,
क्योंकि इस करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि करंट मैक्सिमम इसलिए होता है रेजोनेंस पे क्योंकि इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी सही है। कैसे सही है कि हमको पता है कि ये ये VL है और ये VC है, तो एक्चुअली यहां पे XL भी बोल देंगे, XL XC और यहां पे R। तो जब XL और XC बराबर हो जाते हैं ना, तो ये VL और VC भी बराबर हो जाते हैं, ये एक दूसरे को दोनों कैंसिल करते हैं। तो फिर जो नेट हमारा इधर करंट भी आता है, तो जो नेट वोल्टेज आएगा हमारा वो इधर ही आएगा, इस तरफ, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि एट रेजोनेंस ये फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज V नेट ऐसे लिखते हैं। करंट और V नेट जो वोल्टेज हमारा, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। तो वो तो उसने सही बोला है, रेजोनेंस पे ये होता ही है, ठीक है। लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि सही एक्सप्लेनेशन है कि इंपीडेंस कम होता है, मिनिमम होता है, इसीलिए करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? देखो दोनों सही हैं, लेकिन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा B। आंसर इज B, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 12th देखते हैं। एसर्शन बोलता है इसमें, इफ अ चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बल्ब, द बल्ब विल ग्लो विद इट्स ब्राइटनेस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड इवेंचुअली बिकम जीरो आफ्टर सम टाइम। मतलब एक कैपेसिटर है आपके पास जो कि चार्ज है, तो इसके ऊपर कुछ चार्ज वगैरह होगा, प्लस Q मान लो, माइनस Q मान लो इधर, ठीक है। और उसको आपने क्या किया, एक बल्ब के साथ जोड़ दिया, ऐसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं की है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको जब की को आप बंद करोगे तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ऐसा ये बोल रहा है। एसर्शन में ये बोल रहा है कि एक चार्ज कैपेसिटर है, उसको आपने बल्ब के साथ जोड़ दिया, तो होगा क्या कि बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, और उसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे घट जाएगी और इवेंचुअली थोड़ी देर बाद वो जीरो, मतलब उसकी ब्राइटनेस जीरो हो जाएगी थोड़ी देर बाद। मतलब बल्ब जलना बंद हो जाएगा, शुरू में जलेगा थोड़ी देर के लिए और उसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे कम हो जाएगी और जीरो हो जाएगी फिर, ठीक है। तो क्या ये सही है? हाँ ये सही है। कैसे कि देखो, जैसे होता क्या है, जब आप कैपेसिटर को किसी बल्ब के साथ जोड़ते हो, तो जैसे ही आपने बल्ब के साथ जोड़ा, ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहां से चल के नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों प्लेट को एक्चुअली जोड़ दिया ना, बीच में बल्ब भी तो है बस। तो एक्चुअली जब आप सर्किट में डाल दोगे इस कैपेसिटर को, तो फिर ये चार्ज डीके होता है धीरे धीरे, ये चार्ज कम होना शुरू होगा। कम कैसे होगा? ये चार्ज उठ के यहां से फ्लो करेगा और इस वाली प्लेट पे जाएगा, तो धीरे धीरे चार्ज ये कैपेसिटर पे कम होता रहेगा। लेकिन जब तक ये फ्लो करेगा चार्ज, जब तक ये चार्ज ऐसे फ्लो करेगा यहां से लेके इस प्लेट पे, तब तक करंट होगा इस सर्किट के अंदर, करंट होगा ना। और जब तक करंट होगा तब तक क्या होगा? तब तक ये बल्ब जलता रहेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जब ये चार्ज खत्म होना शुरू होगा तो इस करंट भी कम होना शुरू हो जाएगा और फिर उसकी ब्राइटनेस भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं। रीजन में बोलता है द सर्किट विल हैव करंट टिल देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर। बिल्कुल सही। रीजन भी यही है जो हमने बोला था कि चार्ज क्या होगा, एक प्लेट से उठ के दूसरी प्लेट पे जाएगा और जब तक वो चार्ज चलता रहेगा तारों के अंदर से, तब तक वायर्स के अंदर करंट होगा और जब तक करंट होगा तब तक बल्ब जलता रहेगा। तो यही है रीजन। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों चीजें सही हैं। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 13th देखते हैं। इसमें असर्शन बोलता है कि द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन अ गिवन आइडियल सोलोनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द सोलोनॉइड। तो पहले देख लेते हैं क्या ये सही है।
तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये इसको बोलते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसको लिख लेते हैं UUB। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी UB इक्वल टू, ये होता है, हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, B²/2μ0, ये होता है। ठीक है, ये B क्या चीज़ है? ये मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर। ये सोलेनॉइड के कहीं भी है, मतलब ये तो जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे तो सोलेनॉइड दे रखा है, इसलिए सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो B। और μ0 क्या है? ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कांस्टेंट है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो क्या ऐसा है? अब देखो एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 Ni। अब देखो इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये n होता है, ये तो कांस्टेंट रहेगा सोलेनॉइड के, गिवन सोलेनॉइड है ना, तो n कांस्टेंट है, μ0 भी कांस्टेंट ही है, तो I बचा। तो I ऐसे बोल देंगे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल सकते हैं? UB, तो B² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। तो UB क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पे सीधा फॉर्मूला ही लिख देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? देखो μ0² n² I² अपॉन 2μ0। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, μ0 कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, बचा क्या? I। तो जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है क्या? नहीं, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। यहां से पता चल रहा है ये UB प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं UB इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये असर्शन तो गलत हो गया, असर्शन फॉल्स हो गया। तो जब असर्शन ही फॉल्स हो गया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि D है, तो आंसर क्या हो जाएगा? D। वैसे हम इसका रीजन भी देख लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। देखो सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है L, वो होता है μ0 n² AL। ठीक है, तो इसमें एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। ये L जो है सेल्फ इंडक्टेंस, वो तो प्रॉपर्टी होती है सोलेनॉइड की। मतलब प्रॉपर्टी क्या, वो उसकी शेप पे डिपेंड करता है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया, लेंथ, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। अगर करंट भी 0 कर दोगे तब भी L की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। ठीक है, तो ये भी गलती हो गया। वैसे जब हमें पता चल गया कि असर्शन हमारा गलत है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि D है, तो हम सीधा उसको बोल देंगे कि D हो गया। ठीक है, वैसे ये दोनों ही गलत हो गए फिर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 14th देखते हैं। इसमें असर्शन बोलता है कि द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो ये देख लेते हैं क्या ये सही है असर्शन। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? ड्रिफ्ट स्पीड, देखो कोई कंडक्टर है हमारे पास, किसी भी शेप का कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, इसको हमने बैटरी के साथ अगर जोड़ दिया तो ये बोल रहा है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है, ये ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन एरिया। जैसे जैसे मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ए पे और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा बी पे, ड्रिफ्ट स्पीड बी पे ज्यादा होगी, ये बोलना चाहता है। ये असर्शन में ऐसा बोल रहा है कि जैसे जैसे एरिया कम होता रहेगा ना, वैसे वैसे ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ती रहेगी। मतलब बी पे ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी। तो देख लेते हैं इसको। देखो इसमें क्या है, यहां पे अगर दोनों पॉइंट को कंपेयर करें तो हमें पता है कि दोनों पॉइंट पे करंट तो सेम होगा। ठीक है, करंट तो सेम होगा, करंट, क्योंकि ये कंडक्टर से यहां से जितना करंट घुसेगा उतना ही करंट यहां से बाहर निकलेगा, तो करंट सेम हो गया। तो I इक्वल टू, हमें पता है एक फॉर्मूला, I इक्वल टू NeAVD, जिसमें N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या चीज है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है कंडक्टर के लिए। एरिया चेंज हो रहा है बस, और करंट भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि VD
इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। अब देखो करंट कांस्टेंट है, क्योंकि अब देखो इसमें करंट जो होगा वो जो भी होगा, जितना भी होगा कांस्टेंट ही तो होगा ना पूरे सर्किट में, जितना यहां से घुसेगा उतना वहां से निकलेगा, करंट कांस्टेंट हो गया। अब एन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो एनर्जी डेंसिटी, सॉरी वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो वो भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होती है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, तो सही है। तो जैसे जैसे एरिया कम होगा वैसे वैसे ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ेगी, तो हमारा असर्शन तो सही हो गया। इसमें यही बोल रहा ना कि ड्रिफ्ट स्पीड जो है कंडक्टर के अंदर बढ़ती है जैसे जैसे एरिया घटता है, तो ठीक है, जैसे जैसे एरिया कम होगा वैसे वैसे ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ जाएगी, तो असर्शन सही हो गया। अब रीजन इसका देख लेते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड इन अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये रीजन भी सही है जो हमने अभी बताया कि ड्रिफ्ट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, वो उसकी वजह से ड्रिफ्ट स्पीड धीरे धीरे जैसे जैसे एरिया कम होगा वैसे वैसे ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमने जो यहां पे पढ़ा, जो रीजन जो हमने देखा कि ड्रिफ्ट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, वही उसने रीजन में दे रखा है कि ड्रिफ्ट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो ये सही है और यही इसका रीजन सही है और रीजन इसका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन और यहां पे हमने सेकंड प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन ए खत्म कर लिया।